हेलो एवरीवन, आप सभी का शायद प्रेशर कुछ रिलैक्स हुआ होगा और अब हमें इस लेक्चर में भी धुआंधार प्रश्नों का करना है अध्ययन। पहले ये सोमवार को देखते हैं, फिर जो कल के क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को अपन सॉल्व करते हैं और फिर एक समग्र अध्ययन टाइप का समग्र अध्ययन, हर टॉपिक से एक एक दो प्रश्न उठाएंगे और फिर अपन पुनः 30 से 35 मिनट की चलने वाली लंबी क्लास में, देखो इतनी लेक्चर मेरे लिए बहुत होता है, 30-35 इतनी चलने वाली क्लास में हम देखते हैं पहले ही प्रश्न पर पार करते हैं और पहले प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये आपका स्थान देख रहा है। चलें, इसने लिखा है, चलो ऐसा करते हैं कि पहले यहां से खत्म कर लेते हैं। +5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। +5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। हमें किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो, अंश को हर को अंश कर दें तो 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम 6/5 हो जाएगा। यह हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगला है तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अगला देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा सकता है। -8/9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो देखो भाई साहब, योग का मतलब होता है योग में प्रतिलोम करना, योग का उल्टा होना। धन का उल्टा ऋण होता है, धन का उल्टा ऋण होता है तो ऋण का उल्टा गुरु धन हो जाएगा, तो धन 8/9 इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। हमारे यहां से 2 प्रश्न क्या हो गए? हल हो गए। ठीक है, हमारे 2 प्रश्न यहां से हल हो चुके हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न हमारे दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई क्या होता है? तो भाई बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो इजीली था, फिर हो ही आएगा। ये तो ये 400√3 बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो देखते हैं √3 से √3 कट जाएगा। यहां हम इसका गुणा करेंगे तो 400 गुणा 4 बराबर भुजा की घात 2, तो ये हो गया 1600 बराबर भुजा की घात 2 और भुजा की घात 2 मतलब भुजा की घात 2 बराबर हम लिख सकते 40 का स्क्वायर, तो भुजा बराबर 40। भुजा बराबर 40। यह है हमारा आज का तीसरा प्रश्न भी खत्म होता है और आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न वही पुरानी कहानी फिर शुरू होने वाली है। वही कहानी, वही प्रश्न। x + 1/x बराबर 5/2, तो x की घात 3 + 1/x की घात 3 का मान निकालना है। फिर वही हम भैया वही, ताकि आपको रिवीजन हो जाए और संख्या आप बढ़ाते जाएं, 40+ लाते जाएं। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर तो x + 1/x की घात 3 बराबर 5/2 की घात 3। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? AQ धन BQ धन 3AB और A धन B बराबर 25 का 125, 2 का 8। 25 का 5 का 125, 2 का 8। देखो हमने आज मॉर्निंग की क्लास में आपको ही बताया था कि यहां से आप कट कर देंगे। चलें, x³ + 1/x³ + 3 मॉर्निंग मतलब जो आपकी दोपहर में हुई थी। मैं मॉर्निंग बोल गया, पिछली बार भी शायद मैंने मॉर्निंग ही कह दिया था। परेशान ना हो आप, जो आपकी आज इतनी क्लासेस हो गई, टाइम भी। चलें, यहाँ x है, x + 1/x की वैल्यू हमारी 5/2 दे दी है, तो x की घात 3। तिवारी बी फोकस, ब्राइटनेस आपने जाना खोल दी, मुझे ऐसा लग रहा है। कमेंट्स लगातार देखने लगेंगे। ठीक है, अब आप पुनः फोकस कर दें उसको। तो यहां हम देख लेते हैं क्या होगा। x³ + 1/x³ + 5×3 15/2 बराबर 125/8। इसका हम पक्षांतर करेंगे तो 125/8 -15/2 हो जाएगा। और इसके साथ हम चर्चा कर लेते हैं इनका लासा। हम देखते हैं भाई, 8 आ जाएगा। 8 से 8 125 माइनस 2 चौको 8, 15 चौको 60 घटाएं तो 5, 6, 6, 12 65/8 इसका आंसर आ जाएगा। ये 3 प्रश्न यहां से खत्म हो गए। और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कहा गया? एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 64 हेक्टेयर है। हमें पता है 1 हेक्टेयर बराबर, भाई हमने बताया था 1 हेक्टेयर बराबर आपका होता है
10,000 मीटर स्क्वायर, और सुबह ही बताया था 1 ईयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। तो एक में आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लीजिए, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 64 हेक्टेयर। 64 हेक्टेयर मतलब 64 गुणे है, तो इसका लिखें भाई 64 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। इस आयताकार मैदान की एक भुजा 128 मीटर है, तो एक भुजा मतलब हम लंबाई मान लेते हैं, लो हमने लंबाई मान ली, कुछ भी मान लें, एक भुजा को 128 मीटर है, तो दूसरी भुजा बताओ। तो हमने मान लिया लंबाई गुणे चौड़ाई, माना क्या होता ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है, या आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये हमने रख दिया। और लंबाई हमारी 128 है, चौड़ाई हमें निकालनी है बराबर 64 1 2 3 4, चौड़ाई बराबर 64 1 2 3 4 बटे 128, और हमें लगता है 64 दूनी 128 होता है, क्यों तुम्हारी, तो 10,000 बटे 64 दूनी 128, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5,000 मीटर लंबी एक है भाई साहब, ये तो बहुत लंबा हो गया, चौड़ाई माननी पड़ेगी फिर तो ये, ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं, इसलिए उसने एक भुजा और दूसरी भुजा कही थी। तो अब इसके आगे हम अगला प्रश्न करते हैं, और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या था खास। अच्छा अभी यही तो है, अभी लिखे हुए हैं प्रश्न अपने, तो प्रश्न क्या लिखे हैं भाई, प्रश्न यह लिखे हैं कि हमारा माध्यिका निकालनी है सम और विषम वाली, हमें माध्यिका निकालनी है सम और विषम वाली। तो इसकी माध्यिका देखते हैं, देखा पहला क्वेश्चन करते हैं। हम पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, किस क्रम में लिखेंगे भाई, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है हमारा, देखते हैं आरोही क्रम हम 14 15 16 17 19, तो 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है, तो 14 को काट दिया, 15 16 को काट दिया, 17 को काट दिया, 19 को काट दिया, 19 के बाद 20 को काट दिया, फिर 22 दो बार लिख दिया उन्होंने, लिख दिया, और 23 लिख दिया। ये टोटल मिला के हो गए होंगे 3 3 6 3 9, n बराबर 9 जो कि विषम है, जो कि विषम है। तो हम क्या लिखेंगे, n बराबर 9 जो कि विषम है, तो माध्यिका बराबर हमारी क्या होगी, माध्यिका बराबर हो जाएगा n + 1/2 में पद का मान, तो n हमारा 9 है प्लस 1/2 वे पद का मान, तो 10/2 में पद का मान, 2 पंचे 10, 5 में पद का मान, और 5 में पद का मान 1 2 3 4 5 19 है। कितना है भाई, 19। तो इसका आंसर कितना हो गया, 19 हो गया। यहां तक आप सभी ने कर लिया होगा। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इनकी भी माध्यिका निकालें। हमें लगता है इनका बढ़ता हुआ क्रम में ही लिख दिया है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो इसका आरोही क्रम लिखें, आरोही क्रम। मोर प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 अरे 18 20 से तो पूरे 100 लिखा था, कोई समस्या नहीं थी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, n बराबर 10 था जो कि सम है, जो कि सम है। तो हम लिखेंगे माध्यिका बराबर n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2, n/2 मतलब 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 में पद का मान बटे 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 में पद का मान ना, 5 1 6, 6वें पद का मान बटे 2। 5वें पद का मान देखते हैं भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5वां 10 है, और 6वां हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बटे 2, 12 10 22 बटे 2, इसका आ गया 11 आंसर। ये सबके आंसर आ गए होंगे। अब इसके आगे हम और प्रश्न कर लेते हैं, और नए प्रकार के प्रश्न
कल जो होमवर्क में दिए थे उनका सॉल्यूशन और कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर हाजिर हैं अपन, और इनको करते हैं। और आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें जिनने कर भी लिए फिर भी समझें, ताकि हमारे दिमाग में मेथड रहना चाहिए। हमें लगता है बहुत क्वेश्चन किए हैं इस समय अपन ने। -1/2 -1/2 तथा 5/4 के बीच समदूरस्थ 4 संख्याएं बताओ भाई। कितनी बतानी थी? 4 बतानी थी। हमने क्या कहा था तिवारी जी? समदूरस्थ संख्याएं निकालने के लिए सबसे पहले हर को क्या करो? बराबर करो। क्या करें भाई? हर को बराबर करें। तो इसके हर को हमने क्या किया? बराबर किया। तो -2/4 और 5/4। अब हर जैसे ही बराबर हो गया तो हम देखते हैं भाई कितनी निकालनी थी? 4 निकालनी थी। इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और 5 आ गया तो इनमें हम दोनों में क्या करा देंगे? इस 5 से गुणा करा देंगे। इस 5 से क्या करा देंगे भाई तिवारी? देखें ये सही है, समझ में आ रहा है आपको? -10/20 और 25/5 को 20। और जब हो गया तो हरों का अंतर निकालेंगे। तो बड़े हर में से जब छोटा हर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25/10। कितना हो गया वो? हाँ, बड़े अंश में से छोटे अंश को घटाएंगे तो 25/10 35 आ गया। और इस 35 को अब इस 5 से हम क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे। तो 5 का भाग जब हम 35 में देंगे तो 5 7 35 आ गया। बस अब हम 7 को सब में जोड़ते जाएंगे। तो -10/20 में हम 7 को जोड़ेंगे तो -17/20। -17/20 में हम 7 सीधा जोड़ना आपको ऐसे, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? -17 में हम जब 7 जोड़ेंगे तो -10/20 हो जाएगा। और -10/20 में हम जब 7 जोड़ेंगे तो -3/20 हो जाएगा। जब -3 में हम 7 जोड़ेंगे तो भाई साहब 4/20 हो जाएगा। ये हमारी 4 समदूरस्थ संख्याएं निकल आई। क्या निकल आई? 4 समदूरस्थ संख्याएं कैसे होती हैं हमने आपको निकाल ली। ये आपका होमवर्क का प्रश्न था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित 2 परमीय संख्याओं में कौन सी छोटी है? समदूरस्थ आपको समझ में आ गई होगी, और जिन्हें नहीं आई तो एक और मैंने लेक्चर पढ़ाया, वहां पे आप देखें, क्योंकि अब तो भाई क्विक रिवीजन ही चलेगा। 2 परमीय संख्याओं में कौन छोटी है? पहला देखते हैं, -4/9 और 5/-9। दोनों माइनस किए हैं, हर इनमें दोनों माइनस किए हैं और हर इनमें समान है। तो गुरु ये बड़ी हो जाएगी। अब लेकिन हमसे छोटी पूछी है तो हमारी ये क्या हो गई? छोटी हो गई। क्या हो गई? छोटी हो गई। आगे देखते हैं, 6/11 और -7/-11। 11 6 66, माइनस के 66, माइनस के 77। तो ये -7/11 क्या हो गई? छोटी हो गई। क्या हो गई? छोटी हो गई। अच्छा ठीक है, आगे हम देखते हैं 16/-7, 3/1। इसमें हम कैसे गुणा कराएंगे? 16 - 21, 16 - 21। तो इसमें छोटी संख्या कौन हो गई? ये हो गई 3/1। क्या हो गई? 3/1। माफ कीजिए, ये तो बड़ी हो गई, नहीं छोटी ही रहेगी। आगे देखते हैं। गलती। देखिए भाई, -16/7, 3 इसमें छोटी यही है, कोई करना ही नहीं था, माइनस का सीधा दिख रहा है। 4/-3 -8/9। एक किसी ने बहन ने कहा था भाई हर से कर लीजिए आप, हर बराबर करके भी हम समझा दे रहे। देखो 3 का गुणा 3 का कर लें, आप कर सकते हैं। -4 × 12/9 -8/9। इसमें छोटी आपकी यही दिख रही है, छोटी है। क्या है भाई? छोटी है। क्या है? छोटी है, क्योंकि माइनस में बड़ी संख्या ही सदैव छोटी होती है। अगला हम प्रश्न देखते हैं जो हमारे होमवर्क में दिया गया था। चलो होमवर्क में तो नहीं था, फिर भी अपन देख लेते हैं। शायद इस टाइप का क्वेश्चन बना, और एक आयत चित्र का भी प्रश्न अपन को देखना है। प्रश्न है 5, 6, 11, 22, 6 का समांतर माध्य बताइए। क्या बताइए भाई? समांतर माध्य हमें निकालना था, और हम समांतर माध्य कैसे? और 5 और 6, 11, 22 का हमें समांतर माध्य निकालना है, और हम इसका समांतर माध्य भी निकाल लेते हैं। तो इनको समांतर माध्य में क्या होता है? कुल संख्याओं का योग करते हैं। तो भाई कुल संख्याओं का योग कीजिए। बटे क्या संख्या है? 5 है, 5 का भाग दीजिए, समांतर माध्य आ जाएगा। 5 6 11 11 22 22 44 50। ये करवा चुके हैं हम आपको। 10 आएगा समांतर माध्य। आइए इस क्वेश्चन को, कूड़ा हो गया क्वेश्चन है।
सारे पूरा क्वेश्चन है। चलें इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। 222 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 108, इसको हल करना है तो 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस 8 में से 9, 8 9 कितने हो गए तुम्हारी 17 जुड़ जाएंगे। फिर अब ब्रैकेट टूटा, क्योंकि ब्रैकेट है इसलिए माइनस मान्य नहीं होगा इसमें, अब होगा मान, इतना ध्यान रखना। तो 222 माइनस 1/3 का महिला कोष्टक घटाए भाई 7 9 16 2 3 5 है 39 हो जाएगा, ये भी टूट गया, प्लस 108 है 222 माइनस 1/3 का, हाँ 42 और 39 जोड़ो भाई कितना हो गया 9 2 11 4 3 7 1 8 81 है धन 108। 222 माइनस 1/3 का 81 का क्या मतलब गुणा होता है धन 108। 27 थी 81 222 माइनस 27 प्लस 108 222 माइनस 8 7 15 2 1 3 135 घटाइए भाई तो 7 5 12 8 4 12 87, इसका कितना आंसर हो जाएगा 87। इसके बाद कल के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए गए थे उन प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं। और वो है प्रश्न हमारे क्या थे, प्रश्न था 4 गेंदें या 3 कलमों का मूल। इसके पहले हाँ इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ भी सॉल्व करवाएंगे। 4 गेंदें या 3 कलमों का मूल कह रहा है, बोले 4 गेंद ले लो या 3 कलमें ले लो, 3 पेन ले लो, आज कितने के रहे 12 रुपये के। मतलब हम कह सकते हैं कि 4 गेंद की कीमत बराबर 3 कलमों की कीमत, यही तो हुआ 3 कलमों की कीमत, यही हुआ कि नहीं हुआ, यही हो गया। तो भाई 4 गेंद की कीमत बराबर 3 कलमों की कीमत है, तो हम निकालेंगे 1 गेंद की कीमत 3/4 कलमों की कीमत, ऐसी करेंगे तुम्हारी कि नहीं करेंगे। उसके बाद कह रहा है 6 गेंद और 6 कलमों की कीमत निकालिए। हमें निकालनी कितनी है भाई 6 गेंद वो 6 कलमों की कीमत, तो एक गेंद की कीमत है 3/4 कलमों की कीमत बराबर, तो हम 6 गेंद को हटा ही देते हैं। 6 गेंद की कीमत कितनी है भाई 3/4 गुणे 6 कलमों की कीमत के बराबर, 2 दूनी 4 2 6 9/2 कलमों की कीमत। तो हमें 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताना है, तो यहां से हम लिखेंगे भाई 3 कलमों का मूल्य बराबर 12 रुपया, तो एक कलम कितने में आई तुम्हारी 12/3 रुपया में, मतलब 4 रुपए में, तो एक कलम आई हमारी 4 रुपए में। अब इतनी तो हमें गेंदें खरीदने हैं, 6 गेंदें, तो 6 गेंद धन 6 कलम, 6 कलमों की कीमत, 6 गेंद और 6 कलमों का हमें मूल्य बताना है, लेकिन 6 गेंद के बराबर का है 9/2 कलमों की कीमत और प्लस 6, तो टोटल हमें निकालनी क्या है 6 दूनी 12 8 20 21/2 कलमों की कीमत निकालनी है। तो इसका बाद हम इसमें 4 से गुणा करा देंगे, 21/2 गुणे 4 2 दूनी 4 21 दूनी 42 रुपये की आएंगी। कितने की आएंगी 42 की आएंगी। इसके बाद हम एक प्रश्न और देख लेते हैं और उस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो भाई टाइम देखिएगा 30 मिनट का टाइम पूर्ण हो गया है लोगों का, मुझे लग रहा है संख्या कम होने लगी है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12 गायें या 8 भैंस एक चारा गाय की घास 10 दिन में चर सकती हैं। चलिए ये ज्यादा टफ हो जाएगा, इसको नहीं कराते हैं। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 5 मीटर है। ये भी हल्का क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। चलें ये सब आप लोगों के लिए, चलो पहले यही कर लेते हैं। 12 गायें व 8 भैंसें या 8 भैंसें एक चारा गाय की घास 10 दिन
में चर सकती हैं, ठीक है, 10 दिन में चर सकती है। तो 3 गायें और 3 भैंसें उसको कितने दिन में चरेंगी, उसको कितने दिन में चरेंगी, ठीक है। तो 12 गायें और क्या है, कह रहा है 8 भैंसें। तो हमें कह सकते हैं कि जो 12 काउज हैं, 12 काऊ बराबर 8 बफेलो, बी लिख दें। तो एक काऊ की कीमत कितनी है भाई, 8/12 बफेलो के बराबर। एक गैया की, जो एक गैया घास चरेगी वो इतनी भैंसियां चरें, सीधी शुद्ध हिंदी, ठीक है। तो 8 भैंसें चारा गाय को 10 दिन में चरती हैं। 8 यहां लिख लें आप भैंसें, और 8 भैंसें, चलो ऐसे कर देते हैं, 8 भैंसें चरती हैं कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक भैंस कितने दिन में चलेगी भाई, 10/8 दिन में, ठीक है। हमें निकालना 3 गायें और 3 भैंसें मिलके। तो 3 गाय प्लस 3 भैंस मतलब 3 काऊ प्लस 3 बफेलो कितने दिनों में चलेंगी, इसकी वैल्यू निकाली। एक गैया बराबर इतना आ गो, तो 3 गैयन बराबर कितना आए, 8/12 गुणे 3, 3 कम 3, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, मतलब 2 भैंसियां 2 बफेलो। तो 3 गाय की जगह आप 2 ये रख दीजिए प्लस 3, तो ये 5 हो जाएगा। 5 गाय 5 भैंसें, ठीक है, कितनी हो जाएंगी, 5 भैंसें। तो एक भैंस चलती है 10/8 दिन में, तो 5 भैंसें कितने दिन में चल जाएंगी, 10/8 गुणे 5, ठीक है, 10 पना 50/8। और शायद इसको लगता है अपन मिस कर रहे हैं कहीं पे। 8 भैंसें चलती हैं कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक भैंस चलेगी 10/8 दिन में, तो 5 भैंसें कितने दिन में चलेंगी। अच्छा यहाँ पे ये मिस हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा लिखिए, यहाँ भैंसें लिखें, यहाँ दिन लिखें थोड़ा। 8 भैंसें हैं तब 10 दिन में चल रही। अब हमारी टोटल भैंसें हो कितनी रही, 5। तो हमने मान लिया x दिन में चल रही। इसको आप इस तरीके से करिएगा, आ जाएगा। तो x बराबर आप इसकी पूछ लें, और इसकी पूछ के बाद इसका मुँह लिया, x बराबर इसकी पूछ गुणा इसका मुँह, 10 गुणे 8 बटे इसकी पूछ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो x बराबर 16 कितने दिनों में चलेंगी भाई, 16 दिन में चल लेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रश्न और आया था इसी टाइप का हमारे में, कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है। टाइम कितना हो गया भाई तुम्हारी, 5 पुस्तकों का मूल्य, जो हमारी 5 बुकें हैं, तो 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। तो हम मान लें, पहले प्रश्न लिख लें, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है। तो एक पुस्तक का मूल्य निकालना है। हमने माना कि एक पुस्तक का मूल्य बराबर x, तो 5 पुस्तकों का हो जाएगा x, 7 का हो जाएगा 7x। कह रहा भाई 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है, मतलब दोनों पुस्तकों की कीमत में 72 रुपए का अंतर है। हम कह सकते हैं 7 किताबें खरीदे और 5 खरीदे, तो इन दो यहाँ के रुपये में 72 रुपए का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर हम 72 कर लेंगे, तो x बराबर 72/2, ये आ जाएगा हमारा x बराबर 36 रुपए। तो एक पुस्तक की कीमत हमारी 36 रुपए हो जाएगी। तो यह प्रश्न भी आप अगर अब एग्जाम में आता है तो कर लेंगे। इसके बाद और अपन 5 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद अपन क्लास को करेंगे समापन पर। चलें, एक आयताकार पार्क, ये और देख लीजिए, इस प्रश्न को आप लिखिए और करिए, दोनों कार्य करने हैं भाई। इसको कहना, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है। एक थकावट है, चलें, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा। पार्क के बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर
चौड़ा पथ बनाया गया है, पथ का क्षेत्रफल, कितनी बार समझाया लेकिन फिर भी समझ लें इस प्रश्न को। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कल ये आपके एग्जाम में रखा मिल रहा है, ये श्योर है, जो 25 तारीख को आपका एग्जाम है। आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है। भाई साहब ये 45 मीटर लंबा हो गया, 30 मीटर चौड़ा है, चौड़ा हो गया, कह रहा है ज्यादा लंबा कर लिया है, चलो ठीक है। 45 मीटर लंबा, ये हमारी लंबाई कितनी है भाई, 45 मीटर है, 30 मीटर चौड़ा है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। अब इसने पार्क के बाहर 2.5 मीटर भैया चारों ओर लगा दिया। कहां से लगा दिया, चारों ओर लगा दिया। यहां भी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, यहां भी 2.5 मीटर, यहां भी 2.5 मीटर, यहां पर भी 2.5 मीटर, ठीक है। तो अब इनके चारों ओर हम ऐसे एक मार्ग बनाएंगे। ये 2.5 मीटर का तो बना, ध्यान रखें, ठीक है। तो अब इतना हमें पता है कि भाई साहब ये हमारा 30 है, तो ऐसे में 2.5 बढ़ेगा, ऐसे में 2.5 और 2.5 5 बढ़ा, तो 30 की जगह ये जो बाहर की पार्क की मतलब मार्ग सहित जो आयताकार पार्क की चौड़ाई हो जाएगी वह 30 और 2.5 5, तो 30 5 35 मीटर चौड़ा हो जाएगा। अब लंबाई कितनी बड़ी, 2.5 इस तरफ भी उसने बढ़ा दी और 2.5 इस तरफ, क्योंकि 2.5 मीटर चौड़ा तो चारों तरफ मार्क है, तो 45 में 5 जोड़ देंगे, 50 मीटर हो जाएगा। क्या इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? देखो भाई साहब 2.5 मीटर कहा था, ये क्वेश्चन आता है और हर वर्ष पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। तो यदि 25 में 25 मार्क्स लाने हैं तो आप इसको जरूर करें। और देखते हैं अब इसके आगे हम बात करें। अब हम पहले बीच वाले का मतलब पहले हम आयताकार पार्क अकेले का क्षेत्रफल निकालें, तो लिखें आप आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी 45 है, गुणे चौड़ाई 30 है। 0 5 3 15, 4 3 12 1 13, 1350 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद हम आयताकार पार्क का मार्ग सहित, तो आयताकार पार्क का मार्ग सहित क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी भैया लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो अब लंबाई कितनी हो गई, 50 मीटर, और चौड़ाई 35 हो गई। 35 बना 175 होता है, तो 1750 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये मार्ग सहित मतलब इसके साथ है और ये अंदर का है। यदि इस अंदर वाले में से हम बाहर वाले को हटा दे तो मार्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम लिखते हैं यहां पर मार्ग का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क का मार्ग सहित क्षेत्रफल माइनस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। अब माइनस क्या होगा, पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखें भाई, पार्क का मार्ग से 1750 है और अकेला पार्क का कितना है 1350, तो मार्ग का कितना बन गया 450, वो माफ कीजिए 400, कितना बन गया 400 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें मार्ग का क्षेत्रफल पूछा था, वो कह रहा था पथ का क्षेत्रफल बताइए। यदि यहीं और क्वेश्चन बढ़ाना होता तो वह कह देता जैसा पिछली बार आता कि एक इसमें मैट बिछवाना है, गुम्मे बिछवाने हैं, रोड़ी वगैरह कुछ भी डलवाना है, वो कह देता कलई डलवाने का खर्चा बताइए। उसने कह दिया कि 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से मैट बिछाई गई, तो कितने रुपए का खर्च होगा, इसी में याद कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना गुरु, पथ का क्षेत्रफल निकल आया और पथ के क्षेत्रफल में ध्यान से देखना कि हम एक्स्ट्रा जुड़वा रहे हैं। वह कहते कि इस पथ पर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 1 मीटर में 20 रुपया खर्चा है, 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया की दरी बिछाई जाए। तो कह लो 400 मीटर स्क्वायर में कितनी बिछाई जाएगी, तो 400 में जितना भी पथ का क्षेत्रफल आए उसमें अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 1 2 3 4 2 8, तो 8000 रुपया का खर्चा आ जाएगा। यदि यह प्रश्न आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे एक और प्रश्न हम देखते हैं और इस प्रश्न के बाद
इस प्रश्न के बाद क्लास को विराम देंगे। तो ये अंतिम प्रश्न होगा आज की क्लास का, और इस प्रश्न को भी जानते हैं, इसके बाद अपन फिर मिलेंगे। चलें, अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है? कह रहा है एक त्रिभुज का आधार कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ऊंचाई गुणे आधार, या आधार गुणे ऊंचाई, कुछ भी लिखें आप, बात एक है। 1/2 ऊंचाई 6 है, आधार 5 है, 2 × 6 3 × 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। आप सभी का क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अच्छा, एक और होमवर्क का कल का क्वेश्चन रह गया, चलो ये कौन सा और देख लेते हैं। ये परिमाप वाला क्वेश्चन था। अच्छा, यह परिमाप वाला, भैया रुक जाओ, जस्ट राइट, बहुत अच्छे तिवारी, आपने ध्यान दिलवा दिया। ये क्वेश्चन और सर छूट रहा है, कल का क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, और ये हमारी 1.5 मीटर। कुछ नहीं था इसमें, जोड़ना था 5 में जब 1.2 जोड़ते आप तो 5 में 1.2 जोड़ते तो हमारा 6.2 हो जाता। फिर 1.5 जोड़ लेते तो कितना हो जाता? 5 × 2 = 7, हमारा हो जाता 7.7। फिर 1 जोड़ते तो 8.7, फिर 2 × 1 = 3 और 4.5 ही हो जाता। 7 × 5 = 12, 8 × 4 7 × 5 = 12, 8 × 4 = 12, 1 = 13। ठीक है, और इसके बाद 1.2 इसमें और जोड़ना था तो 2 × 2 = 4, 14.4 मीटर इसका परिमाप आता, मीटर परिमाप आता। आप सभी का आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास ज्वाइन करने के लिए।